अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर यह स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई तो हो सकता है कि दुनिया भर में इंटरनेट ठप पड़ जाए। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अब दुनिया को एक नए खतरे में सामने ला दिया है। दरअसल अब वो खतरा है इंटरनेट ब्लैकआउट का। जी हां, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी टकराव अब सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक डिजिटल सिस्टम पर भी असर डाल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप खार्ग आइलैंड और हॉर्मुज क्षेत्र पर नियंत्रण की रणनीति बना रहे हैं और जमीनी सैनिक उतारने की भी पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है। और इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी यह दी है कि अगर अमेरिका जमीनी जंग शुरू करता है तो वो इन अंडरसी केबल्स को निशाना बना सकता है, अंडरसी केबल्स को निशाना बना सकता है। कुल मिलाकर देखिए, ये संकट सिर्फ तेल या फिर जंग का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के डिजिटल लाइफलाइन का भी है, जहां एक झटका वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान से जंग के बाद तेल संकट से बड़ा इंटरनेट पर खतरा। भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेट लॉकडाउन। जंग से होर्मुज में बिछी केबल्स को नुकसान की आशंका। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम आते ही मन में कच्चे तेल और गैस के टैंकरों की तस्वीर आने लगती है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और 25% LNG इसी सकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। लेकिन इस पानी के नीचे कुछ ऐसा भी है जो तेल से कम कीमती नहीं है, और वो इंटरनेट है। समुद्र की गहराई में बिछा सबमरीन केबल्स का जाल पूरी दुनिया के डेटा ट्रैफिक को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का काम करता है। संभव है कि अब यहाँ खतरा सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेट अचानक सुस्त पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में तनाव का मतलब है केबल्स को नुकसान, जिस कारण भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। जानकारों का मानना है कि यह इलाका सिर्फ एनर्जी चोक पॉइंट नहीं, बल्कि एक डिजिटल चोक पॉइंट भी है। क्यों बड़ा खतरा है, इसको समझिए। दुनिया समझती है कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, लेकिन इंटरनेट को लेकर हकीकत दूसरी है। दुनिया का करीब 95 से 97% डेटा समुद्र में है। डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। ये केबल्स समुद्र के नीचे बिछी होती हैं। इसी रूट से भारत, यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया से जुड़ता है। समुद्र में SEAME, WVAAE 1 और EIG जैसे बड़े केबल सिस्टम हैं। भारत की डिजिटल इकोनॉमी काफी हद तक इन समुद्री रूट्स पर निर्भर हैं। अधिकतर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से होकर आता है। यहां से गुजरने वाली समुद्री केबल्स भारत समेत कई देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी तय करती है। क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर इंटरनेट स्पीड, IT सेक्टर और डिजिटल सेवाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर केबल्स को नुकसान होता है तो ट्रैफिक को लंबे पैसिफिक रूट पर डाइवर्ट करना पड़ेगा। इससे लेटेंसी यानी डेटा ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा, जिस कारण इंटरनेट स्लो हो जाएगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बफरिंग बढ़ जाएगी। वीडियो कॉल और क्लाउड सर्विस में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से 23.48 लाख करोड़ के IT सेक्टर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी और यूरोपीय क्लाइंट्स के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी इसी लो लेटेंसी नेटवर्क पर टिकी है। केबल्स कटने से वीडियो कॉल में देरी, जिसे लेटेंसी कहते हैं, क्लाउड सर्विस में रुकावट और विदेशों में बैठे क्लाइंट्स के साथ संपर्क टूटने से कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। केबल कटने की स्थिति में कंपनियों को नुकसान तो होगा ही, इससे सर्विस एग्रीमेंट्स टूटने और पेनल्टी लगने का भी खतरा है। इसके अलावा खाड़ी देशों से आने वाली रेमिटेंस यानी पैसा भेजना और स्विफ्ट जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी धीमे पड़ सकते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से इंटरनेट को पूरी तरह बंद करना नामुमकिन है, क्योंकि यह ऑटोमेटिक अपना रास्ता बदल लेता है, यानी रीरूट कर लेता है। लेकिन जब ट्रैफिक को प्रशांत महासागर जैसे लंबे रास्तों से
भेजा जाएगा तो दबाव बढ़ने से इंटरनेट की रफ्तार कछुए जैसी हो सकती है, जिस कारण स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम जैसे जरूरी कामों में घंटों की देरी भी हो सकती है। जैसे ही अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक शुरू हुई, ईरान ने खुद ही अपना इंटरनेट लगभग बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार देश से बाहर जाने वाला इंटरनेट ट्रैफिक करीब 99% तक गिर गया। दुनिया हैरान थी कि कोई देश खुद ही अपना इंटरनेट क्यों बंद करेगा, लेकिन यहीं से असली बात समझ आती है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल काट सकता है। हालांकि ईरान के पास अपना एक अलग नेटवर्क है जिसे नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी NIN कहा जाता है। यह एक घरेलू इंटरनेट सिस्टम है जो इस तरह बनाया गया है कि अगर ग्लोबल इंटरनेट बंद भी हो जाए तो देश के अंदर जरूरी सेवाएं चलती रहें। इसमें सरकारी वेबसाइट, बैंकिंग सिस्टम और जरूरी संचार बिना रुकावट के काम करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से जंग में तनाव बढ़ रहा है, उससे ये आशंका भी है कि ईरान इन केबल्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आखिर ये खबर है क्या। देखिए, मिडिल ईस्ट जंग से नया खतरा इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि नया खतरा वो क्या है और क्या वाकई में ईरान एक नई रणनीति के तहत इस पूरे जंग को आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में एक नया खतरा इस वक्त जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। एक नया खतरा जो है वो अब देखने को मिल रहा है। दरअसल क्या खतरा है? खतरा यह है कि हॉर्मुज में अब इंटरनेट केबल्स पर संकट जो है वो पैदा हो गया है। कैसे? क्योंकि देखिए, जो ये इंटरनेट केबल्स हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ तेल नहीं आता है, तेल की सप्लाई नहीं होती, बल्कि वहां पर यानी कि समुद्र में इंटरनेट केबल्स भी है। अब इस पर भी माना जा रहा है कि इस पर भी रोक लगा दिया जाएगा। अमेरिका ईरान टकराव से इंटरनेट केबल्स पर चिंता जो है लगातार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत समेत दुनिया पर असर संभव माना जा रहा है। इस तरह डिजिटल सिस्टम पर खतरा जो है वो मंडरा रहा है। अगर वाकई में इंटरनेट को लेकर कोई स्थिति बनती है तो पूरी दुनिया में देखिए हाहाकार मच सकता है, क्योंकि स्पीड स्लो हो सकती है। जो सेवाएं हैं उससे पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वाकई में ईरान ये कदम उठाता है और इंटरनेट केबल्स को लेकर कोई कार्रवाई करता है तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होंगी। खास करके देखिए, जो इंटरनेट है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जो सेवाएं हैं, जो कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं, वो ठप पड़ सकती हैं। देखिए, हॉर्मुज रूट से कई अहम इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं, यानी कि हॉर्मुज का इंटरनेट केबल्स कट सकता है तो उसके बाद क्या होगा? पहली बात देखिए, दुनिया का 95 से 97% डेटा जो है वो अंडर सी केबल से ही चलता है। कहां से चलता है? अंडर सी, यानी कि जहां से तेल आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और वो इलाका किसका है जिस पर पूरी तरीके से ईरान कंट्रोल करता है? वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और वहीं पे देखिए CME, WE और AAE1 और EIG जैसे बड़े नेटवर्क वहां पर मौजूद हैं और यहीं से इंटरनेट सप्लाई जो है वो होती है। 20% ग्लोबल ऑयल और 25% LNG भी इसी रास्ते से जाते हैं। और यही वजह है कि वहां पर ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसे में जो तेल की आवाजाही है, जहाजों की, जिस जहाज से तेल आते हैं, सप्लाई होते हैं, वो पूरी तरीके से बंद पड़ गए हैं। भारत की इंटरनेशनल बैंडविड्थ का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारत पर भी इसका असर होगा। केबल डैमेज पर डेटा और पैसिफिक रूट से डाइवर्ट जो है वो हो सकता है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि जो यहां पर हॉर्मुज का इंटरनेट केबल्स अगर कट होगा तो इसके साथ ही लेटेंसी बढ़ेगी और इंटरनेट स्पीड के धीमी होने की भी यहां पर जो संभावना है वो बन जाएगी। यानी कि जो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं, इस पर भी असर जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा केबल को पानी से बचाती, यानी कि जो यहां पर ऑप्टिकल का फाइबर कैसे सुरक्षित रहता है वो हम आपको बता रहे थे कि केबल को टूटने से ये बचाता है स्टील वायर आर्मर। और कैसे सुरक्षित समुद्र के अंदर, पानी के अंदर रहे, इसे लेकर भी वहां पर देखिए अंदर तमाम चीजें जो हैं वो रहती हैं। खास करके कैसे इंटरनेट सप्लाई जो है बिना किसी बाधा के तमाम देशों तक पहुंचे, इसे लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं, जो तमाम चीजें हैं वो पानी के अंदर देखने को मिलती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल JS सोढी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मल्लिका पांडे विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल JS सोढी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये
ये जो अब एक नई रणनीति, क्योंकि देखिए ये तो साफ समझ आ रहा है कि अब ये सैन्य कार्रवाई तक ये जंग नहीं रह गई है, बल्कि एक नई रणनीति, नई स्ट्रैटेजी भी अपनाई जा रही, कैसे पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि ईरान इंटरनेट ठप करने को लेकर भी कोई कदम उठा सकता है? जय हिंद पुनीता जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के बाद हूं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर कोई एक युद्ध है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को, नॉर्मल आदमी के जनजीवन को पूरी तरह से उटल पुटल कर दिया है, तो वो ये चल रहा ईरान युद्ध है। इससे पहले जो भी युद्ध हुए या चल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, हमने देखा कि दुनिया पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा लेकिन पूरी दुनिया पे नहीं फर्क पड़ा, कुछ क्षेत्रों में फर्क पड़ा। लेकिन ईरान युद्ध ऐसा युद्ध है कि अब दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, दुनिया का ऐसा कोई नागरिक नहीं, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जिस पे इस युद्ध का फर्क ना पड़ रहा हो, क्योंकि चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे इंटरनेट हो, सब कुछ अब प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि जो खाद होती है खेतों के लिए, फर्टिलाइजर, उस पर फर्क पड़ रहा है। गैलियम जो हथियारों में, वेपन सिस्टम में लगाया जाता है, उससे फर्क पड़ रहा है। यानी हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन चीज जो कि आम आदमी के जीवन में होती है, उस पर ये ईरान युद्ध का फर्क पड़ रहा है। पुनीता जी, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जंग में सब जायज है। ईरान कुछ भी कर सकता है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान ने हमला नहीं किया है, तो ईरान अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। देखिए, जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है, उन्हें ईरान से खपत थी, उन्होंने ईरान पे हमला किया। अमेरिका को वेनेजुएला से खपत थी, उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात अगवा कर लिया। यानी कि जो अमेरिका के दिल में आ रहा है वो कर रहा है। लेकिन अमेरिका ये नहीं समझ रहा है कि अब दुनिया का सब कुछ जो डायमेंशन है वो बदल चुका है। अब ऐसे देश हैं ईरान जैसे, जो 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध में थे, लेकिन तब भी किस तरह से वो अमेरिका, इजराइल जैसी बड़ी सैनिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। और ईरान को पता है जितना भी ये आम आदमी के सहूलतों पे अटैक करेगा, उतना ईरान के लिए फायदा होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जंग में सब जायज है। बिल्कुल, जंग में देखिए सब जायज है और इस वक्त यही स्ट्रैटेजी अपनाई भी जा रही है सभी देशों के लिए। लेकिन मलिका जी, जरा ये समझाइए, अगर वाकई में अगर ये स्थिति बनती है कि इंटरनेट सेवा ठप कर दी जाती है, तो आगे क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी पूरे विश्व में? क्योंकि आधे से ज्यादा अगर हम बात करते हैं, देखिए निर्भरता किस तरीके से इन दिनों पूरी तरीके से इंटरनेट पर है, ये सभी को पता है। लेकिन अगर वाकई में ईरान ये कदम उठाता है कि इंटरनेट को बंद कर देता है, वहां पर हमला कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा आगे? नमस्कार पुनीता जी। अब इस युद्ध को करीब करीब 1 महीने से ज्यादा हो गए और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पूरे युद्ध में एक रेड लाइन हर जगह से क्रॉस हो रही है। बैटलफील्ड एक्सपैंड होते जा रहा है। कहीं ना कहीं जो चीजें वॉर क्राइम हुआ करती थी जिनीवा कन्वेंशन के अंडर, इंटरनेशनल लॉ के अंडर, उस चीज को भी क्रॉस किया जा रहा है। बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सर ने भी बताया, बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, आम आदमी जो रोजमर्रे की जिंदगी से हमारी रिलेटेड चीजें हैं, जो हमारे वॉलेट और हमारे किचन दोनों को अफेक्ट कर सकती हैं, वो सभी आज एट द स्टेक है। एट द स्टेक तो नहीं बोलूंगी, बल्कि बहुत बार बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है आने कुछ दिनों में, जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता हुआ जाएगा। पुनीता जी, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि डेटा सेंटर्स जो अमेज़न के हैं, कतर में, यूएई में, उसके बाद बहरीन में AWS जो अमेज़न का क्लाउड है, डेटा सेंटर्स हैं बड़े बड़े, उन पर ड्रोन अटैक हुए थे। ईरान ने ड्रोन अटैक किए थे। उससे क्या हुआ कि पूरा जो डिसरप्ट हो गया, पूरे आप देखिए फूड डिलीवरीज बंद हो गई, आप देखिए बैंक काफी सारे, उनका क्लाउड डेटा चला गया। इन डेटा सेंटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है यूजर्स की, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसमें भी मैसिव डिसरप्शन आ रहा है। तो जो कहीं ना कहीं एक मिडिल ईस्ट को हम देखते थे, वेस्ट एशिया को हम देखते थे और स्पेसिफिकली गल्फ कंट्रीज को देखते थे, एक सेफ प्लेस हुआ करती थी, एक गारंटर ऑफ पीस हुआ करती थी, जहां 250 से ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे यूएई में, जहां दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज हुआ करती थी। गल्फ में हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंडर अटैक है आज के समय। और अगर ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो अंडर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाती है,
है, अगर ईरान इनको भी डिसरप्ट करता है तो इंटरनेट ब्लैकआउट तो होगा ही, बल्कि बहुत प्रेशियस जो हमारा डेटा है वो भी लॉस होगा, बहुत बड़ा डिसरप्शन हो जाएगा, डिलीवरीज में बहुत बड़ा डिसरप्शन हो जाएगा, बैंक्स में ब्लैकआउट्स कंटिन्यूस होते रहेंगे, और केवल गल्फ में नहीं, इसका हम देखेंगे फर्क पड़ेगा एशिया देश में भी, एशिया कॉन्टिनेंट में भी। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये रोजमर्रा, जैसे मैंने पहले बताया, रोजमर्रा जिंदगी में भी हमारे बहुत हार्मफुल इसके रिपरकशंस होंगे। बिल्कुल। और अब देखिए, हैरानी इस बात की होती है कि जो ये समस्या उत्पन्न होगी, जिसे लेकर आप भी बता रहे हैं, जानकारी दे रही हैं, ये ईरान को भी पता होगा, ये अमेरिका को भी पता होगा, ये इजराइल को भी पता होगा क्या स्थिति हो सकती है अगर ईरान ये कदम उठाता है तो। लेकिन इसके बावजूद भी हैरानी इस बात की है कि किसी भी तरीके से कोई भी समाधान निकालने की कोशिश कोई भी देश इस वक्त करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और बल्कि यहाँ पर शक्ति ही दिखाई जा रही है। लेकिन कर्नल JS सोढी सर, जरा ये समझाइए कि देखिए, अब ये तो समझ आ रहा है कि अब इस जंग को जीतने के लिए अब अलग अलग तरीके से यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि नए दौर में अब नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश ईरान की तरफ से भी हो सकती है। लेकिन वाकई में क्या ईरान अब ऐसा कदम उठा सकता है इस जंग को जीतने के लिए, या फिर अब क्योंकि देखिए 33वां दिन हो चुका है इस जंग का, तो ऐसा माना जाए कि ईरान कहीं ना कहीं समझौता करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य था वो हमने पूरा कर लिया है, अब ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, तो आगे अब क्या स्थिति अब बनते हुए देख रहे हैं? 17 जनवरी 1999 को पुनीता जी एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, जी, चाइनाज मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय अमेरिका। ये किताब चीनी सेना के 2 कर्नल ने लिखी थी, कर्नल वैंग ज़ैंगजुई और कर्नल वू शियोंग। इस किताब को अगर मैं एक लाइन में संक्षेप में बताना चाहूं, इस किताब में यह लिखा है, जो भी चीज हथियार बनाई जा सकती है वो हथियार बनाई जाएगी। एनीथिंग दैट कैन बी वेपनाइज्ड विल बी वेपनाइज्ड। और ईरान इसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है, चाहे होर्मुज की खाड़ी हो, चाहे इंटरनेट हो, आप चाहे पानी पीने के डिसैलिनेशन प्लांट हो, ईरान किसी चीज पे भी हमला करने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि ईरान को पता है ये जो फाइनल लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है। अगर ईरान ने अमेरिका की बात मान के युद्ध विराम कर दिया, जैसे उसने पिछले साल भारी गलती की थी इजराइल के 12 दिन के युद्ध के बाद, अगर इस बार भी वही गलती ईरान ने दोहराई, फिर कुछ महीने बाद अमेरिका और इजराइल फिर ईरान पे हमला करेंगे। और ईरान पिछले जो 47 सालों से आर्थिक प्रतिबंधों के नीचे जूझ रहा है, उसको अब पता चल गया कि यही एक मौका है कि लड़ाई को आर पार होने दो, या तो हम उन्हें हराएंगे या हम हारेंगे। और इस वक्त ईरान उन्हें हरा रहा है, पलड़ा पूरा ईरान की तरफ भारी है। पुनीता जी, जब हम बच्चे थे स्कूल में, हमारे अध्यापक हमें एक बात बताते थे कि किसी के साथ इतनी दुश्मनी मत लो ताकि वो वापस पलट के तुम्हें ऐसा मारना शुरू करे कि तुम उसको जवाब ना दे पाओ। किसी को दीवार की तरफ इतना मत धकेलो कि वो मुड़ के तुम्हें वापस जवाब दे। यही चीज अमेरिका ने की। 47 साल से जो ईरान पर प्रतिबंध लगाए, ईरान के ऊपर ये बयान वो बयान, इजराइल आए गए दिन वहां पे कोई हमले करवाता था, किसको मरवाता था। अब ईरान को यह मौका मिल गया है कि अब जो भी होगा वंस फॉर ऑल फुल एंड फाइनल होगा। इसलिए ईरान बिल्कुल, अगर मौका आया तो ईरान इंटरनेट केबल्स को आराम से कट कर देगा, क्योंकि चीन ने ईरान को ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है जो कि ऑन द सी बेड या अंडर वाटर ये इंटरनेट केबल्स को काटने के लिए वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास अब पूरी है, और वो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जिसके सर, पास एक बात यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी बयान सामने आए थे, अभी आज का ही बयान है, कल का बयान था उनका, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए अब तो कुछ बचा है नहीं, अब जो हम चाहते थे वो हमने अचीव कर लिया है, और परमाणु हथियार हम ईरान के पास था ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम बिना किसी शर्त के 2 से 3 हफ्ते में ये जंग भी रुक जाएगी। तो ये जो बयान सामने आ रहे हैं, ये किस तरीके से, एक तरफ तो ये कह रहे हैं बिना शर्त के हम अब जंग रोक देंगे, दूसरी तरफ वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर बातचीत के मेज पर ईरान नहीं आता है तो फिर हम घातक हमला करेंगे। तो ये जो दो बातें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सामने आ रही है, तो ये क्या बता रहा है सर? देखिए पुनीता जी, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को पता है कि ईरान की जंग तो बहुत पहले ही हार गए थे। ये सिर्फ एक फेस सेविंग या मुंह छुपाने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं कि इस युद्ध से निकले, वो ईरान उनको दे नहीं रहा है। अब हर दिन वो बयान चेंज करते हैं। अब आपने सही कहा, लेटेस्ट उनका बयान है कि हमारे लक्ष्य पूरे हो गए। अगर अमेरिका के लक्ष्य पूरे हो गए
तो अमेरिका का झुकाव वाला आदमी ईरान का राष्ट्रपति क्यों नहीं है? अगर अमेरिका के लक्ष्य पूरे हो गए तो ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका का झंडा क्यों नहीं लहरा रहा है? जी। अगर अमेरिका के लक्ष्य पूरे हो गए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के नियंत्रण में क्यों नहीं है? ये साफ बातें दिखाती हैं कि पूरी तरह से ईरान नियंत्रण में इस युद्ध के, ईरान जीत रहा है युद्ध, अमेरिका बुरी तरह हार रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि, अपने देश के अवाम को ये झूठ बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ महीने बाद नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं और जिस तरह से आजकल ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग्स आ रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी का नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन हारना तय है। और अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार गई, अगले 2 साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े दर्दनाक होंगे। बल्कि परसों ही डोनाल्ड ट्रंप ने चिंता जताई कि यदि ये इलेक्शन हम हार जाते हैं तो मेरे को इंपीचमेंट कराने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, मेरे को पद से हटाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा जो बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, ये दुनिया को, अपने देश के अवाम को झूठ बेसिकली बता रहे हैं, अपने छवि को बचा रहे हैं, अमेरिका की और महाशक्ति की बिल्कुल, और छवि क्योंकि को देखिए विरोध बता रहे हैं। प्रदर्शन भी वहां लोग करते हुए नजर आए थे अमेरिका में, तो ऐसे में जो बयान बदले जा रहे हैं इसके पीछे जो आप वजह बता रहे हैं ये भी हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी मलिका जी। देखिए, एक तरफ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया, तेल संकट खड़ा हुआ, इसके बाद भारत की ओर से वैकल्पिक रास्ते वहां पर ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन अगर अंडर सी इंटरनेट केबल पर किसी भी तरीके से हमला ईरान की तरफ से होता है तो इसके बाद क्या इसे लेकर भी कोई वैकल्पिक रास्ता हो सकता है क्या भारत के पास? बिल्कुल पुनीता जी, देखिए ये डिजिटल कॉरिडोर भी माना जाता है भारत के लिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और कहीं ना कहीं जो वेस्टवर्ड जो ट्रैफिक है, जो इंडिया का वेस्टवर्ड इंटरनेट ट्रैफिक है, वो 1/3 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो सी केबल्स हैं उसी के थ्रू ही आता है। पूरा इंटरनेट ब्लैकआउट नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है, जो इंटरनेट ट्रैफिक है, वो ईस्टवर्ड केबल्स के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा हो जाएगा। तो भारत में मैक्सिमम क्या होगा, इंटरनेट ब्लैकआउट नहीं होगा, बट क्या होगा, स्पीड धीरे हो जाएगी हमारे इंटरनेट्स की, हमारी जो सर्विसेज लैग हो जाएगी, लेटेंसी राइज हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो जैसे हम ट्रैफिक को रीरूट कर देते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं ना कहीं कोई मेजर ब्लो होता है, तो कहीं ना कहीं जैसे ट्रैफिक रीरूट हो जाता है, वैसे इंटरनेट ट्रैफिक भी रीरूट हो जाएगा। इस जस्ट सर्विसेज में बहुत फर्क पड़ जाएगा पुनीता जी। और कहीं ना कहीं भारत इस मुद्दे पर भी सोच रहा है, क्योंकि हमारी डिजिटल इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारी जो वेस्टवर्ड है पूरा पावर्ड है कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो भारत इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स भी